मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रोहित कुमार। आज 8 दिसंबर है 2022 और आज का द हिंदू का एक सबसे प्रमुख एडिटोरियल है सार्क और बिम्स्टेक से संबंधित, क्योंकि आज ही के दिन सार्क का स्थापना हुआ था। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर की स्थापना हुई थी और आज हम चर्चा करेंगे सार्क के बारे में, बिम्स्टेक के बारे में, सार्क के ऑब्जेक्टिव के बारे में। और इस एडिटोरियल्स में राइटर महोदय सार्क और बिम्स्टेक के बीच के अंतर के बारे में बताया है और कहा है कि आखिर क्या कारण है कि आज सार्क जो है फेल होने के कगार पर आ चुकी है और इस फेलियरिटी के पीछे का कारण क्या है, जिम्मेवार कौन सा देश है। बहुत ही डिटेल से इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में एग्जाम से संबंधित जो प्रमुख बिंदुज हैं उस बिंदु पर भी हम बात करेंगे। आप बने रहिए। अभी फिलहाल मेरे साथ द हिंदू के एडिटोरियल पर कोशिश ये रहेगी कि आपको करीब करीब हर चीज समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला हम एडिटोरियल्स के हेडिंग के साथ इसकी शुरुआत हम करते हैं। अगर बात करें, यहां कहा जा रहा है कि अगर आप देखेंगे बिम्स्टेक एज अ की टू न्यू साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर, मतलब कह सकते हैं कि भाई बिम्स्टेक एक प्रमुख बिंदु बन सकती है, एक की बन सकता है साउथ एशियन रीजन के अंदर में। हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अभी सबसे पहले हम जान ले कि यहां पर ये प्रभास रंजन है, एक प्रोफेसर है, वाइस डीन है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल्स, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का। उन्होंने ही बिम्स्टेक और सार्क के बीच के कोरिलेशंस को समझाया है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, इनके बारे में हम बात करेंगे कि बिम्स्टेक का प्रोमिसेस क्या था, रीजनलिज्म का सिग्निफिकेंस क्या है। साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि आने वाले कल में और भी क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। तो यही कहता है इसके अंदर में कि बिम्स्टेक एक नई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय व्यवस्था की कुंजी के रूप में बन सकती है। भले ही सार्क फेल की कगार पर है, पर बिम्स्टेक एक बेहतर स्टेप हो सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि आज ही के दिन 8 दिसंबर 1985 को आपका सार्क चार्टर के रूप में सार्क की स्थापना हुई थी। मतलब कह सकते हैं कि 8 दिसंबर सार्क दिवस के तौर पर मनाया जाता था। ये घटना, या आप कह सकते हैं कि 37 साल बाद पहले की बात है, जब 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। 8 दिसंबर आपका 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। इसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस के तौर पर से हम जानते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस, इसका फुल फॉर्म होता है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह सकते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके प्रमुख देश हैं 8 मुख्य रूप से प्रमुख देश हैं। लेकिन जब सार्क की स्थापना हुई थी तो उस वक्त मात्र 7 देश हुआ करते थे। उसमें से आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव या नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका हुआ करता था। और ये इन सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि साउथ एशिया की आर्थिक ग्रोथ कैसे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो। इसी विचारधारा के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आपको 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई। हालांकि इससे पहले कोलंबो में इस सार्क से संबंधित चीजों पर 1981 में बात हो चुका था, लेकिन उसके 4 साल बाद उसकी स्थापना हुई। बाद में 2005 की बात है। 2005 में जब एनुअल सबमिट होता है, आपका 13th एनुअल सबमिट होता है आपका सार्क का, उस 13th एनुअल सबमिट के दौरान अफगानिस्तान एज ए नए सदस्य के तौर पर सार्क का हिस्सा बना, सदस्य बनाया गया। अफगानिस्तान became the newest member of SARC at the 13th annual summit in 2005। हेडक्वार्टर अगर सार्क की बात करें और सेक्रेटेरिएट की बात करें उसका, तो ये आपका काठमांडू नेपाल में है। प्रश्न कई बार सार्क से संबंधित यूपीएससी के एग्जाम में, प्रीलिम्स में पूछे गए हैं और मेंस एग्जाम में भी, आईआर में काफी पूछे गए हैं प्रश्न। अगर आप प्रीवियस ईयर जाकर आप देखें तो
तो हेड क्वार्टर इसका क्या है, काठमांडू नेपाल में है। सार्क है जे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये तो बातें हमने पृष्ठभूमि की बात की, हमने बात की उसकी बैकग्राउंड की बात की, है ना, कि लेकिन साउथ अभी जो सार्क हमारा जो है उसकी ऑब्जेक्टिव जो उसकी विचारधारा जो थी, उसका जो उद्देश्य है वो फेल होने जैसा लग रहा है, या कह सकते हैं कि फेल हो चुका है। साउथ एशिया कंटिन्यू टू एक्सट्रीमली पुअर है, आज भी वो गरीब और लिस्ट इंटीग्रेटेड रीजन में आपको देखा जा रहा है ना। हालांकि एशियन, वही आप एशियान कंट्री को देख लीजिए, सहारन को देख लीजिए, ये सभी के कंपेयर में आप देख लो तो ये आज भी बहुत ही पुअर है। सार्क से संबंधित चीजों पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर, आप देखिए कि ये है हमारा सार्क में, सार्क कौन कौन सा, सबसे पहले हमारा भारत देश देखिए, ये भारत, तो ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, और 2005 में अफगानिस्तान जुड़ा 13 सार्क के समिट के दौरान। ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, आसपास का ये रीजन है सार्क का, आप ये समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो आपने देख लिया इसका, अब सवाल यहां पर ये है, जैसा कि हमने कहा कि सार्क की जो ऑब्जेक्टिव थी कि जो हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, नेबर कंट्री है, जो एक दूसरे की सीमा शेयर करता है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो आपका म्यांमार हो, ये आप चाहे आपको मालदीव हो, श्रीलंका हो, ये सभी देश की अगर हम बात करें, म्यांमार छोड़ दी, तो ये सभी देश की अगर हम बात करें तो सबका एक ही उद्देश्य था कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अगर हम सार्क की प्रमुखता ऑब्जेक्टिव की बात करें तो चाहता था कि हम साउथ एशिया के लोग जो हैं एक दूसरे को जन कल्याण करे, वेलफेयर प्रमोट करे। वो चाहती थी कि उनका जीवन स्तर जो है बेहतर हो, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। वो चाहते थे कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ दिन पर दिन एक्सेलरेट करे, बढ़े, सोशल प्रोग्रेस हो, कल्चर डेवलपमेंट हो, है ना, रीजन में, और ऑल द इंडिविजुअल्स और अपॉर्चुनिटी एक डिग्निटी के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करे। लेकिन फेल होने के कारण आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, हम चर्चा करेंगे उस पर, है ना, ये चाहते थे कि प्रमोट एंड स्ट्रेंथनिंग टू कलेक्टिव सेल्फ रेजिलेंस अमंग द कंट्री ऑफ द साउथ एशिया। ये चाहते थे कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर आपसी एक तरीके से एक समझ और अंडरस्टैंडिंग हो, एक विश्वास हो, प्रमोट टू एक्टिव कोलैबोरेशन, एक साथ मिलकर, चाहे तकनीकी के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो या फिर संस्कृति के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े। ये ऑब्जेक्टिव था सार्क का। आप कह सकते हैं सार्क का ये ऑब्जेक्टिव हुआ करता था कि हम डेवलपिंग कंट्री से हम डेवलप कंट्री की ओर बने, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये फेल हो रहा है। और इस फेल होने के पीछे एक ही देश है और वो है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। आपको बता दे कि पाकिस्तान हैज एडॉप्टेड एज ए ऑब्स्ट्रक्शन, एक एज ए हर्डल की तरह, ऑब्स्ट्रक्शन की तरह, एक रास्ते के पत्थर की तरह, रोड़ा की तरह हमेशा अपनी जिस एटीट्यूड के माध्यम से, नेगेटिव एटीट्यूड के माध्यम से भारत के सामने आता है, और वो इस पर बुरा प्रभाव सार्क पर पड़ा, जिसके कारण से आज सार्क जो है करीब करीब फेल हो चुका है। बार बार वो ब्लॉकिंग करता है सेवरल वाइटल इनिशिएटिव सच एज द मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट। आपने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट का नाम सुना होगा। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट में था कि भाई भारत, म्यांमार, भूटान या नेपाल, है ना, बांग्लादेश, भारत, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के बीच में इंटरकनेक्शन हो रोडों का। अब सिर्फ इसके माध्यम से नहीं, हम एक कोलकाता से गुवाहाटी हो या इधर सिल्लीगुड़ी हो या ये हो, ये सभी जो है इसके अंदर में हम एक दूसरे को जोड़ो। आप यहां पर डिपेंडिंग होस्टाइल, बार बार इंडिया और पाकिस्तान, है ना, ये होस्टिलिटी, इसमें एक बाधा उत्पन्न होता है। 2014 में नो सार्क समिट नहीं हुआ, इसके कारण से ऑर्गेनाइजेशन रूथलेस। आप देखिए भारत चाहता था बीबीएन, ये बीबीएन का कौन, बीबीआईएन, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जून में 15 जून में साइन हुआ, लेकिन सार्क देश मेंबर होने के नाते जो है पाकिस्तान जो है इसका विरोध करता है।
है ना। आप देखिए कि भारत चाहता है कि अपने पड़ोसी मुल्कों से बेहतर संबंध हो, आप बताओ संस्कृति का विकास कैसे होगा, शिक्षा का विकास कैसे होगा, है ना, आर्थिक विकास कैसे होगा, जब कनेक्टिविटी बेहतर होगा। तो भारत चाहता है कि कनेक्टिविटी बेहतर हो, मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट एक्ट लाना चाहता है, समझौता करना चाहता है मल्टीलेटरल के तौर पर, सार्क के सभी सदस्यों के तौर पर, क्योंकि भारत जो है इन सभी से सीमा शेयर करता है। और जब सीमा शेयर करता है तो भाई बस के रास्ते, या आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते, रोडवेज के रास्ते, एक देश दूसरे देश से कनेक्ट होगा। भारत नेपाल से कनेक्ट होगा, भारत बांग्लादेश से कनेक्ट होगा, भारत भूटान कनेक्ट होगा आपका। तो इन सभी से कनेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगी, रीजनल डेवलपमेंट होगा, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। आप देख सकते हैं कि हर तरीके का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ये बातें नहीं चाहता है। ऑपरेशन रेल लिंक बनाना चाहता था आपका, पेट ट्रैप इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और आपका बहुत सारे ऐसे जो है प्रोजेक्ट चलाए गए थे। आपका कलंद मल्टी नेशनल्स प्रोजेक्ट भी था, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट था, जिसमें कोलकाता और इंडो म्यांमार बॉर्डर को लावन गटल से जोड़ने का काम कर रहा था। उसको में भी आप देख सकते हैं ढाका और शिलोंग गुवाहाटी, ढाका शिलोंग अगरतला बस रूट बनाने की बात चल रही थी। 1999 जून में ढाका कोलकाता बस सर्विस की शुरुआत की बात हुई, अगरतला ढाका की बात हुई। बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार के लिए BCIM कॉरिडोर बनाने की बात हो रही थी, जिसके अंदर में इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल पैक्ट फॉर द कनेक्टिविटी की बात हुई। आप कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल ऑन द इनलैंड वाटर ट्रांसमिट एंड ट्रेड की बात हुई। ये सारे के माध्यम से अब भारत जो है चाहता है कि सार्क की स्थिति बेहतर हो, सार्क जो है हमारा ये, लेकिन पाकिस्तान जो है ये, पाकिस्तान हमेशा इसका विरोध करता है। तो इस चीज पर बात कही गई है। रही बात, आप सिग्निफिकेंस की बात करते हैं थोड़ा कि रीजनलिज्म जो है, क्षेत्रवाद का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। अक्सर कहा जाता है कि क्षेत्रवाद हमारा पड़ोसी मुल्क, भाई नेपाल, बांग्लादेश, ये सभी पाकिस्तानी सब क्षेत्रवाद के अंदर में ही आएगा अगर अंतरराष्ट्रीय पर देखा जाए। सो व्हाई बॉदर अबाउट सार्क, सार्क को लेकर क्यों भाई, क्योंकि साउथ एशिया दैट इज इंडियाज नेबरहुड इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज नेशनल इंटेंट। भारत की राष्ट्रवादिता से संबंधित, भारत के राष्ट्र के हित में अगर देखा जाए तो एक भाईचारा, बंधुता, एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है आपका। दिस इज द बेस्ट कैप्चर इन द करंट गवर्नमेंट्स टू नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और ये चाहिए राष्ट्र के लिए कि भाई कि सबसे पहले पड़ोसी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि हर व्यक्ति, हर राष्ट्र को चाहिए कि अपने पड़ोसी मुल्क के साथ हमारा संबंध जो है बेहतर हो। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर बेहतर संबंध हो जाए तो मुझे लगता है कि आधा गरीबी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। भारत अपने GDP का ज्यादातर प्रमुख हिस्सा जो है सैनिक पर खर्च कर रहा है, इंडियन आर्मी पर, उधर पाकिस्तान भी खर्च कर रहा है आर्म्स बनाने में। ये तो वो सारे पैसे अगर आप कह सकते हैं कि एजुकेशन में, पॉवर्टी एलिवेशन में, या कह सकते हैं कि वेल लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में अगर खर्च होगा तो भारत और ऐसे डेवलप्ड हो जाएगा और पाकिस्तान भी डेवलपिंग कंट्री के बेहतर श्रेणी में आ सकता है। ये जो है रीजनलिज्म के कॉन्सेप्ट पर काम करना। लेकिन अगर देश जो है आपस में लड़ेंगे, पड़ोसी मुल्क आपस में लड़ेंगे, तो उन दोनों देशों की हानि होगी, कह सकते हैं इस बात पर। इसीलिए इंटायर रीजन में भारत जो है इस पर ध्यान दे रहा है। बट इंडिया इन द लास्ट फ्यू ईयर, कुछ साल देखे गए हैं, हैज बीन लुकिंग टू एट द सार्क थ्रू आउट द लेंस ऑफ द पाकिस्तान। भारत देख रहा है कि भाई सार्क के कुछ भी सदस्य जो है ना पाकिस्तान के नजरिए से अक्सर देखते हैं। अगर आप पाकिस्तान के नजरिए से देखोगे तो भाई रीजनलिज्म के कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही मसूदा है कि भारत विकास ना करे। लेकिन जो दूसरे के बारे में गलत सोचता है तो उसी के साथ होगा भाई। तो भारत तो विकास करेगा, भारत बहुत बड़ी राष्ट्र है, इतनी बड़ी राष्ट्र है कि वो कल्पना में भी सोच नहीं सकता है आने वाले कल तक में, आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था जो दुनिया के गिने चुने बड़े अर्थव्यवस्था में एक हो जाएगी, या आप कह सकते हैं कि नंबर 1 पर भी आ सकता है। भारत के पास ये कैपेबिलिटी है आपका। कंसिक्वेंसली देख सकते हैं कि हमें चाहिए कि भाई पाकिस्तान जिस तरीके से अपना नापाक हरकत करता रहता है, जिसके कारण से सार्क पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। हालांकि सार्क ऑल्सो हाईलाइटेड टू इनस्टेबिलिटी अदर प्रोमिसेस, रीजनल इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात चल रही थी, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी बनाने की बात चल रही थी, लेकिन लगता है कि इस पर भी तो चीजें नहीं होती। ये सिग्निफिकेंस की बात इसके अंदर में कही गई, बहुत सारे स्टेप जो है यहां पर उठाए गए, आप इस फॉर्म में देख सकते हैं। तो
है ना। ये चीजें है आपका वाइल्ड बायलिटरिज्म्स की बात चल रही है यहां पर। अब इसी में आगे की बात चलती है, हम देख सकते हैं बी मिस्टेक की बातें यहां पर भी की गई है साथ साथ कि बी मिस्टेक प्रोमिसेस। अब हमारा जो भारत का या कह सकते हैं कि अब मेन एक बन जाता है आशा की नई किरण जो है, या किरण से बी मिस्टेक पर। बी मिस्टेक भी सार्क की ही तरह है, अंतर थोड़ा सा है। साउथ एशिया कैनॉट बी repudiate to regionalisms, revive the SAARC by the infusing political energy into the and updating to date charter to all these things। फिर भी करंट सिनेरियो ये है कि काफी आइडियलिस्टिक है आपका। बी मिस्टेक के बारे में अगर बात करूं तो बी मिस्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल्स टेक्निकल, आपका टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये भी सार्क की तरह एक आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। शुरुआती में इसके 5 साउथ एशियन देश हुआ करते थे। शुरुआती दौर में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया और श्रीलंका, लेकिन बाद में 2 एशियन कंट्री और जुड़े, आपका म्यांमार और थाईलैंड, और इस प्रकार से इसके 7 सदस्य यहां पर है। सबसे प्रमुख बात तो यह है इसके अंदर में कि पाकिस्तान बी मिस्टेक का सदस्य नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट बी मिस्टेक मेंबर, और ये सबसे बड़ी तो एक आशा की जो किरण है, ये रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद की भावना को बनाए रखना, या आप कह सकते हैं कि आप जो कह सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क में शांति और समन्वय स्थापित करना चाहे, संस्कृति को बढ़ावा देना है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, ये बी मिस्टेक पर ही रह जाता है आपका। ईयर इंडिया सीम्स टू हैव अ मूव टू डिप्लोमेटिक एनर्जी अवे फ्रॉम द सार्क टू बी मिस्टेक, and this resulted to be mistake after 25 year finally जो है adopting to charter। इस चीज पर बात हो रही है, तो ये बी मिस्टेक इसका ये रह जाता है। बी मिस्टेक चार्टर जो है सिग्निफाई करता है बेटर देन सार्क चार्टर, सार्क से बेहतर आप कह सकते हैं कि बी मिस्टेक सिग्निफाई करता है इस पर इंस्टेंटली सार्क चार्टर। अब देखिए यहां पर क्या था कि सार्क यहां फॉर इंस्टेंट अनलाइक द सार्क, सार्क की तरह आर्टिकल 6 ऑफ बी मिस्टेक चार्टर का आर्टिकल 6 कहता है कि एडमिशंस ऑफ न्यू मेंबर्स टू द ग्रुप में नए सदस्य को एडमिशन किए जाएंगे, इस पर बात करता है ना। सो एडमिशंस के लिए अब जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशंस ऑफ कंट्रीज सच एज मालदीव भी को कहा जा रहा है कि भाई मालदीव को भी ऐड कर दो, है ना। इंप्रूवमेंट बी मिस्टेक की चार्टर को और बेहतर करे ताकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और बेहतर हो, है ना। डज नॉट कंटेन टू फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेशन टू अ स्कीम टू काइंड ऑफ द, लेकिन पाकिस्तान को मत ऐड करना, ये तो जरूरी बात है। सो फ्लेक्सिबल स्कीम क्या है, तो एशियन माइनस एक्स फॉर्मूला वाला, एशियन माइनस एक्स फॉर्मूला अलाउड टू 2 और मोर एशियंस मेंबर टू इनिशिएट टू नेगोशिएट टू इकोनॉमिक कमिटमेंट। सो नो कंट्री एंजॉय वीटो पावर। इसमें ऐसा नहीं है कि कंट्री को वीटो पावर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई विरोध कर सकता, अपनी इच्छा के अनुसार उनको ऐड करवा सकता है। गिवन द एक्सपीरियंस ऑफ द सार्क में आपने देखा है जिस प्रकार से पाकिस्तान जो है अक्सर जो है विरोध किया करता था, है ना। रीजनल इंटीग्रेशन इनिशिएटिव जब भी शुरू करता था भारत तो इसका विरोध करता था, तो ऐसा इसमें बी मिस्टेक में आपका नहीं है ना। बी मिस्टेक वही बात है, एक फ्लेक्सिबल्स है आपका बी मिस्टेक, फ्लेक्सिबल बी मिस्टेक माइनस एक्स फॉर्मूला माइट हैव टू अलाउ टू इंडिया एंड बांग्लादेश और इंडिया एंड थाईलैंड टू कंडक्ट देयर आपका ऑनगोइंग बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये भी कहता है बी मिस्टेक कि आप 2 देश के बीच में आप समझौता कर सकते हो, 2 देशों के बीच में ये कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चला सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं आफ्टर, वो भी बी मिस्टेक अम्ब्रेला के तहत आपका। दिस वुड हैव टू इवेंचुअली स्ट्रेन टू बी मिस्टेक बाय, और इससे इनडायरेक्टली बी मिस्टेक को ही फायदा होगा। इंडिया शुड प्रेस फॉर द अमेंडमेंट इन द बी मिस्टेक चार्टर। इंडिया बार बार इस चीज पर दबाव भी दे रहा है कि भाई बी मिस्टेक में और भी चीजें बदलाव हो। तो ये सारा चीजें इसके अंदर में 7 सदस्य हैं, देखिए भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, श्रीलंका इज द करंट चेयर आपका म्यांमार है। ये सारे बी मिस्टेक के अंदर में आप देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के 22% जो पॉपुलेशन है वो बी मिस्टेक वाले देश में रहते हैं, है ना। 2.7 ट्रिलियन के आसपास की जीडीपी यहां पर अभी रखती है एक दूसरे को, हालांकि अब तो बढ़ गई है। 1997 में जब बैंकॉक के डिक्लेरेशंस के दौरान बी मिस्टेक की स्थापना हुई थी, तो ये था, इससे रिलेटेड आप बात कर रहे थे बी मिस्टेक और आपका सार्क से संबंधित। तो आज का एडिटोरियल्स में यही सब चीजें था, आपके एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।